आप इस पर डिबेट करा सकते हैं नीतीश कुमार जी। आप ये कह सकते हैं कि बिहार के हित में मेरी कुर्सी रहे या ना रहे, बिहार बचना चाहिए। बिहार बचेगा तो हो सकता है कि आप पुनः मुख्यमंत्री बन जाएं। कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं जी। जब चमकी बुखार होता है तो ये तो कह देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं जी। लेकिन आप कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से द्रुत गति से विकास होगा। लालू प्रसाद कहते हैं कि दोनों इंजन डिरेल हो गए हैं, कबाड़ा हो गए हैं और बिहार की जनता, ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, लालू प्रसाद ने कहा है। और उसी लालू प्रसाद के शासनकाल को आप अक्षम शासनकाल बताते हैं। जी। भारत की वास्तविक स्थिति को बिना मिलावट के दिखाने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है रातों रात, वो बेहद एक संवेदनशील मुद्दा है और एक बेहद ब्रेकिंग जो एक न्यूज बोले उन बातों को हम जो है रखने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिहार में जो है कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच आज जो इस बात पे हम विश्लेषण करने वाले हैं, हमारे बाबा जिस बात को लेकर के आप तक आज पहुंचने वाले हैं, वो ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की कुर्सी जो है अब जाना तय लग रहा है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना तय लग रहा है। ये आज की जो है सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, आपका रातों रात में स्वागत है। ये रातों रात क्या होता है कि कैसे घटनाक्रम बदल जाती है, ऐसी खबरों से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहे हैं। लेकिन आज की जो ये खबर है जो रातों रात आई है कि राष्ट्रपति शासन जो बिहार में है वो लगने वाला है, लगना तय माना जा रहा है। अब क्यों माना जा रहा है लगना तय, इसके लिए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विशेषज्ञ बाबा मौजूद हैं। तो बाबा, ऐसा क्या हो गया कि अब जो है बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना तय माना जा रहा है? सुमन, सबसे पहले तो पत्रकारिता कुछ उसूलों के साथ होती है जी, और उन उसूलों पे यदि आप नहीं चलते हैं जी, तो इसका मतलब है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं जी। पत्रकारिता का उसूल ये है कि आप चीज़ों को समझें जी, और जो जैसा है वैसा रखें। जी, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़कर जिससे स्थिति पैनिक होती हो या फिर माहौल गड़बड़ाता हो, जी, सिर्फ उसे ढक दिया जाता जी। है। बाकी जितनी भी चीज़ें उसे खोल करके आप रख दीजिए। भारत लाइव के दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं कि आपके जितना जीवंत समाज और दर्शक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जी। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत प्रणाम और फिर से अभिनंदन करता हूं। वो इसलिए कि आप वो रास्ता हमें दिखाते हैं, इतनी सच्चाई के साथ बातों को रखते हैं कि हम खुद आपके प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं जी। आप छोटी छोटी बारीक बातों को भी हमारे इतना तरजीह देंगे। हम बार बार आपसे आग्रह करते थे लेकिन हम ये बातें महसूस नहीं कर पाते थे जी। पर अब हमें एक एक चीज जो आप याद दिलाते हैं, रिकॉल करते हैं, वो हमें ये एहसास कराती है कि हमारी जिम्मेवारियां कितनी बड़ी हो गई हैं। हमने बार बार कहा है कि हम एक जिम्मेदार पत्रकार और जिम्मेवार नागरिक के रूप में अपनी बातों को रखते हैं, जी। जो है जैसा है रखने का प्रयास करते हैं। जिन विषयों पर चर्चा करने के लिए सुमन ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की स्थितियां बन गई हैं, ये यूं ही नहीं कहा है। आपको याद होगा और हमारे दर्शक ने हमें याद दिलाया है, जी। जब आज हम आपके सामने हैं तो बातें पिछली होगी और आने वाले समय की भी होगी। हमारी यूएसपी यही रही है कि हम वर्तमान के साथ साथ भूत और भविष्य दोनों को समायोजित करके आपके सामने चीज़ों को रखते हैं। उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि मार्च में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो हमारे संपादक नमन मिश्रा और मैं दोनों साथ बैठे थे। तब उन्होंने ये बातें कही थी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी तक भी कोरोना पहुंचेगा। जी।
इसके अलावा हमने बहुत सारी बातें कही हैं, जो बातें आप सभी जानते हैं। अब इन बातों को कहने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि कल जब हम और सुमन लाइव कर रहे थे, अमित शाह को जब कोरोना संक्रमण की बात सामने आई, उन्होंने खुद ट्वीट करके जब इस बात को कहा, तो हमें भी इस बात का एहसास हुआ कि ये कोरोना किसी को छोड़ने वाला नहीं है जी। हम हो, आप हो, कोई हो, किसी को भी ये कोरोना हो सकता है यदि आप एहतियात नहीं बरतें। और सार्वजनिक सामाजिक जीवन वाले व्यक्ति के लिए तो ये बड़ा मुश्किल है जी। उनमें से हम भी एक हैं, जो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने के लिए हम आउट ऑफ द बॉक्स भी जाते हैं। जी। अमित शाह को भी, चूंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और साथ ही एक राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा दारोमदार, अध्यक्ष कोई हो लेकिन सबसे ज्यादा अगर दारोमदार किसी पर है तो वो नरेंद्र मोदी हैं और अमित शाह हैं। जी। अमित शाह ने हस्तांतरित किया है अध्यक्ष पद, और भारत के गृह मंत्री बनने से पहले वो अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको राजनीति का चाणक्य भी माना जाता था। इस स्थिति में आज भी लोग उनके पास जाते हैं, चर्चाएं करते हैं, और जब बिहार में चुनावी समय चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में उनके पास लोग जाते हैं। राज यादव ने ये बातें हमें याद दिलाई हैं। उन्होंने कहा है कि नमन जी ने ये बातें आज से 4 महीना पहले कह दिया था जी। कि ये कोरोना लोगों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है राज यादव जी। और ऐसे ही राज यादव की सिर्फ बात मैं नहीं करूंगा जी। मैं बात करूंगा कुमार संजय जी की भी। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, नामों की लंबी फहरिस्त है। हम अस्थिर से बैठ करके उन सारे लोगों को बारी बारी से धन्यवाद देंगे, लेकिन चूंकि विषय आज गंभीर है, और विषय गंभीर इसलिए है कि नीतीश कुमार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कोरोना उनके घर से होता हुआ अमित शाह के घर तक पहुंच गया है। क्या अब भी स्थितियां बनती हैं चुनाव की? यह बड़ा प्रश्न है। और मैंने कल, याद होगा सुमन जी, कि मैंने कल के रातों रात में कहा था कि एक ऐसा मुद्दा है जहां आकर के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की बात नहीं मानने की स्थिति में है, और वो है चुनाव को टालना। जी। आज वो स्थितियां सामने आ गई हैं। जी। एक भविष्यवाणी हमारी और लगभग नजदीक आ गई है सच होने के। जी। अगर अमित शाह को कोरोना हो गया, देश के गृह मंत्री को कोरोना हो गया, और उसके बाद भी चुनाव की हम चर्चा करते हैं, चुनावी बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं। जी। अब स्थिति यह है कि बिहार के लोग, पिछड़ा हुआ राज्य, सब पैमाने पर, किसी भी खाने पर आप रख दीजिए तो बिहार लुढ़क के सबसे नीचे चला आ रहा है। जी। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं। स्थितियां तो बहुत विपरीत होती जा रही हैं। कोरोना ने इस देश को तबाह कर दिया है, तो बिहार किस गली में है? जी। बिहार तो पहले से पिछड़ा हुआ था। बिहार को विकसित राज्य बनाने की जो शपथ खाई थी, जो प्रण लिया था, वो प्रण तो टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी। हम आज चर्चा करने बैठे हैं कि क्या नीतीश कुमार मुश्किलों में हैं? तो बिल्कुल मुश्किल में हैं। और मुश्किल में इसलिए हैं कि कोरोना अगर चुनाव को रोक देता है, अपने नियत समय पर नहीं होता है, तो संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति शासन लगना तय है। और सुमन वही बात कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि अब जब देश के गृह मंत्री को भी कोरोना हो गया, कोई ठीक नहीं कि प्रधानमंत्री जी को भी हो सकता है। जी। क्योंकि उनका भी संपर्क लोगों से रोज होता है, देशी और विदेशी लोग उनसे मिलते जुलते रहते हैं। और ये कोरोना कैसे फैल रहा है, कुछ चीजें तो हम अंदाजे पे उसको रख रहे हैं। जी। लेकिन हम आपको एक बहुत चीज मैंने बारीक चीज बता रहे हैं सुमन, कि आप लोग जब रिपोर्टिंग के दौरान बांस घाट में गए थे, पटना के बांस घाट में, जहां दाह संस्कार होता है, सौदाह किए जाते हैं, जी, वहां आप गए थे, तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी। जी। बात लाइव के दर्शकों ने भी देखी होगी। जी। वहाँ जो दाह संस्कार करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, या जो घाट के ठेकेदार लोग हैं, जी, जिनको घाट का ठेका मिला हुआ है, और वो दाह संस्कार करने के बदले में जो राशियां लिया करते हैं, मुंह में अग्नि देने का काम एक प्रजाति है, जाति है, समाज है, डोम समाज, उन समाज के लोग करते हैं। जी। उन लोगों को मास्क तक पहने हमने नहीं देखा है। जी। और कोरोना संक्रमित लाश, मृत शरीर को वो जला रहे हैं। जी। ये भी आपने देखा है। जी, बिल्कुल। और आपने शायद इसके लिए टोका भी था उन लोगों को कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है, तो बोले कि आज कोई पहली बार है, हम लगातार यही काम करते आ रहे हैं, तब से करते आ रहे हैं, पिछले 4 महीने से। जी। अब एक स्थिति ये है, और दूसरी स्थिति है कि अमित शाह जो संक्रमित हो गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें बिहार का संसर्ग भी नजर आ रहा है। जी। क्योंकि बिहार भाजपा के कई लोग संक्रमित हो गए थे और उनका मिलना जुलना उनके साथ हुआ था। जी।
हो सकता है कारण ये भी रहा हो, लेकिन हम उस कारण में नहीं जाएंगे। जी। हम आज चर्चा करने बैठे हैं कि क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। तो इसकी संभावनाएं पहले से व्यक्त की जा रही थी। विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान ने भी इन बातों की चर्चा की थी जी कि जो स्थितियां बिहार में हैं, उन स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव को टाल दिया जाए। जी। अब देखिए ना बाबा, अगर आप जब बात बिहार की कर दिए हैं, बिहार की राजनीतिक पार्टियों की बात कर दिए हैं, तो सबसे पहले जो सारे पार्टियों तक हम चलेंगे, लेकिन जो प्रमुख पार्टियां हैं जो बिहार के चुनाव में जी। जो अपना दमखम दिखाएगी, उसमें सबसे पहले भाजपा की ओर चलते हैं। भाजपा ने डिजिटल रैली की थी, अमित शाह आकर के बिहार में उसका आगाज किए थे। उसके बाद से ही जो भाजपा में अगर संक्रमितों की संख्या बढ़े, जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार 75 या 74 से 75 लोग जो है भाजपा के शीर्ष नेतागण उसमें शामिल थे, वो सभी लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। तो पहली तो बात भाजपा की होगी बिहार चुनाव को लेकर के। दूसरी जो बड़ी पार्टी आती है, जेडीयू आती है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह, जिसपे अगर कहिए तो बिहार चुनाव को लेकर के, सीट बंटवारे को लेकर के, जिन्हें प्रमुख माना जाता है बिहार की राजनीति में और जेडीयू के पार्टी के भीतर, वो भी संक्रमित हो गए। नीतीश कुमार की बात करें, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दिया। और जहां तक कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो खुद भी संक्रमित थे, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी कि वो भी संक्रमित हो गए थे, तभी वो घर के अंदर क्वारंटाइन है। अभी बात करें तो नीतीश कुमार सही में 137 दिनों से जो है क्वारंटाइन है, वो बाहर नहीं नजर आ रहे हैं, कोई बैठक नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें, अगर आप विपक्ष की ओर अगर आप रुख करते हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी जो है आरजेडी, वहाँ भी अगर तेजस्वी यादव जी के जो घर में है 13 जो लोग हैं, उनके जो 13 सहयोगी हैं, 13 कर्मचारी हैं, वो कोरोना से संक्रमित हो गए। तो बाबा, एक जो आप एक तरफ ये बात कर रहे हैं, ये हाईली सिविलाइज्ड लोग जो नेतागण हैं, जो कोरोना को लेकर के सबसे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और जिनके पास जो सारी तरह की सुख सुविधाएँ मौजूद है, और वो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से भी इतने सक्षम हैं कि जो सुविधाएं नहीं मिल रही है वो खरीद के जो पैसे खर्च करके उसे ले सकते हैं, चाहे पीपीटी किट का मामला हो, चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, लोगों से मिलना जुलना भी वो रोक सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें, अगर आप बास घाट की बात कर रहे थे, वो सभी लोग आर्थिक दृष्टिकोण से इतने सजग नहीं होते हैं। इस दौरान जो है, लॉकडाउन के दौरान ही मैं जगह जगह जाता हूँ, जो आप समाज के सबसे निचले तबके की बात कर रहे थे, डूम समाज की बात कर रहे थे, मैं उन लोगों की बस्ती में से भी जाता हूँ। राशन वगैरह को लेकर के कैसे वो लोग असंसदीय भाषा तक का प्रयोग कर देते हैं, मतलब उनकी वहाँ भाषा महत्ता नहीं रखती है, उनकी जो खींच है उनके अंदर, राशन नहीं मिलने का जो एक दुख है, सरकार को उन्होंने वोट दिया था और जनप्रतिनिधि जो इस दौरान उनकी सुध लेने नहीं आए हैं 4 महीने से, उसका जो खींच है वो उनके भाषा में निकल जाता है। सुमन, इन सब बातों के बीच में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन बातों को आम जनता समझ भी रही है और हमारे लिए भी ये निश्चित रूप से ये शोध का विषय जरूर रहा है जी। राजनीति के लोग, राजनीति में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में जो भी लोग हैं जी, आप अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अपने भाषणों में लगातार इस बात का प्रयोग करते हैं कि वो देश के 130 करोड़ लोगों के लिए उनके नुमाइंदा हैं और उनके सुख सुविधा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। कई योजनाएं भी आपने देखी होगी। उन्हीं योजनाओं के बावजूद धरातल पे कितनी योजनाएं आई, ये एक बड़ा प्रश्न है जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पिछले 15 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं जी। जब चमकी बुखार होता है तो ये तो कह देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं जी, लेकिन आप कहाँ हैं जी। आपको भी खोजा जाता है। आज भी आप बार बार ये कहते हैं कि 12 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 12.5 से 13 करोड़ बिहारियों के आप नुमाइंदा हैं जी। उन लोगों ने अपना मुस्तकबिल आपको सौंपा है जी। लेकिन आपके घर में जब कोरोना घुस जाता है जी। अमित शाह जी, आपके घर में जब कोरोना घुस जाता है जी। आप खुद संक्रमित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि आप किस देश में सत्ता में बैठे हुए हैं। जिस देश के लोगों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो कोरोना से युद्ध कैसे लड़ेंगे। अगर आपको कोरोना के माध्यम से आपकी अंतरात्मा जाग जाती हो, अंतरात्मा की बात याद जब आती है तब हमें नीतीश कुमार याद आ जाते हैं कि 2017 में उनकी अंतरात्मा जागती है और बिहार के लिए जागती है जी। कि बिहार बर्बाद हो जाएगा यदि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुने तो जी। और सुन करके वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार से द्रुत गति से विकास होगा। लालू प्रसाद कहते हैं कि दोनों इंजन डिरेल हो गए हैं, कबाड़ा हो गए हैं और बिहार की जनता, ये बातें
हम नहीं कह रहे हैं, लालू प्रसाद ने कहा है। और उसी लालू प्रसाद के शासनकाल को आप अक्षम शासनकाल बताते हैं। जी। उसी लालू प्रसाद के शासन को लेकर के जब भी बिहार में आप प्रवेश करते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों और सत्ता में हों, तो एलजेपी को छोड़ करके अब तो सब उसी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं कि 15 साल में लालू ने क्या किया। अगर बिहार में लोग कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसके लिए लालू जिम्मेवार है। अगर यहाँ की शिक्षा खराब है तो लालू जिम्मेवार है। यहाँ के लोगों को अगर बाढ़ से तबाही हो रही है तो उसके लिए लालू जिम्मेवार हैं। जिम्मेवारी अपनी आपने छोड़ करके दूसरे पर थोपना शुरू कर दिया है, और यही दुर्भाग्य है इस बिहार का। अब इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का मौका एक बार फिर आप लोगों के हाथ में आया है। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपको कोरोना जब नहीं छोड़ा तो आम लोगों को कैसे छोड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अगर अंतरात्मा है तो उसे जगाइए, और इन लोगों के खास करके देश के 130 करोड़, जिसमें 12.5 करोड़ बिहारी भी हैं, इन लोगों पर भी सोचिए। चुनाव है, जनता सोच रही है, जनता विचार कर रही है, जनता मौन है। ये मौन इसलिए है कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं सूझता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं, और उस चुप्पी में कहीं ना कहीं मौन आपको अंदर से आवाज़ देता है। अगर वो आवाज़ जग गया तो मुश्किल होगा सत्ता में बैठे लोगों को वापसी होना। आप जब भी जाते हैं सुमन, जनता से जब आप पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको कैसा शासन चाहिए, तो लोगों के मुंह से जो आवाज़ें निकलती हैं वो हम नहीं बताएंगे। आप भारत लाइव पे पीछे जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह की बातें और किस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। आप जितना भी दावा कर लें, उन दावों का हकीकत यही है कि अब जब अमित शाह के घर में कोरोना घुस सकता है तो बाकी के लोगों पर 130 करोड़, बाकी 130 करोड़ में एक कम जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी। बिहार एकदम बिल्कुल कोरोना के सबसे हॉट स्पॉट के रूप में मुहाने पर खड़ा है, 7वें स्थान पर खिसक चुका है, 7वां सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य हो गया है, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो उस पर भी सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं। सुमन ने उसको एक विस्तृत ब्यौरा के साथ प्रस्तुत किया है कि आखिर कोरोना जांच के अलग अलग जो पार्ट हैं, अलग अलग किट्स जो हैं वो क्या हैं। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा कि आप जो कोरोना जांच करा रहे हैं वो कितना मजबूत है और कितना सही है। इसके साथ साथ सरकार सिर्फ अपना पिंड छुड़ाने का काम अगर कर रही है तो ये मानवता के साथ बड़ा खिलवाड़ है। ऐसी स्थिति में हम भी चाहेंगे, हमारा भी मत होगा, क्योंकि एक वोटर के नाते, एक पत्रकार के नाते तो हमारी कोई मत नहीं है, हम आपकी बातों को सिर्फ रखते हैं, लेकिन एक नागरिक के नाते हमारा भी मत होगा कि हम एक वोटर हैं और हम नहीं चाहेंगे कि अगर कोरोना संक्रमण है तो हम बूथ पे जाएं, वोट दें और आपको जिताने के लिए खुद को संक्रमित कर लें। हम नहीं चाहेंगे। जब आप 300 दिनों तक नहीं निकल, आप 150 दिनों तक नहीं, माफ कीजिएगा, आप 150 दिनों तक नहीं घर से निकल सकते हैं, तो हमें क्यों आप एक दिन के लिए कोरोना संक्रमित करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन यदि लगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शासन का वो भी एक तंत्र है। लेकिन इस पर एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके तरफ ये करूंगा कि अगर ऐसा है कुछ राष्ट्रपति शासन यदि आप नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार जी लगे, तो आप लालू प्रसाद के पास चले जाइए और उनके सुर में सुर मिलाइए, जो लालू प्रसाद ने कहा था कि राष्ट्रपति का पद ही समाप्त कर देना चाहिए। यही एक रास्ता है, क्योंकि आप तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आपने सीएए पर समर्थन किया, आपने राम मंदिर पर समर्थन किया, आपने फूड बिल पर समर्थन किया, इसके अलावा आपने धारा 370 पे भी समर्थन किया। आपका चुप रहना भी समर्थन ही कहलाता है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे किताबों ने, हमारे ग्रंथों ने सब कहा है कि यदि आप किसी काम को होते हुए चुपचाप मौन होकर के देखते हैं तो मौनम स्वीकार्य लक्षणम। यदि आप मौन हैं तो आपको CCC कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से समझौता नहीं करते हैं। अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह गया। औचित्य सिर्फ एक बात का रह गया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आप इस पर डिबेट करा सकते हैं नीतीश कुमार जी। आप ये कह सकते हैं कि बिहार के हित में मेरी कुर्सी रहे या ना रहे, बिहार बचना चाहिए। बिहार बचेगा तो हो सकता है कि आप पुनः मुख्यमंत्री बन जाएं, क्योंकि अंततः जनता इसी चीज का वेट कर रही है कि मेरा रहनुमा कौन है, मुस्तकबिल मेरा कौन बचा के रखेगा। और ये जिम्मेवारी सत्ता में बैठे लोगों की ज्यादा है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी कम नहीं होती है। आपको जम के आवाज देना चाहिए। एक बार फिर से तेजस्वी यादव को कहूंगा, राबड़ी देवी को कहूंगा, और विपक्ष में जितने भी नेता हैं उन सारे लोगों को कहूंगा
जिनका सदन में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि अब सदन भी सिर्फ एक दिन का होने वाला है जी। और ऐसी स्थिति में जनता की आवाजें कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है और सवाल उठना भी लाजमी है। आखिर सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों? एक दिन के सत्र को बुला करके आप क्या शो करना चाहते हैं? क्या कौन सा बिल पास कराना चाहते हैं? किस तरह की बात करना चाहते हैं? क्या उसी दिन राष्ट्रपति शासन की घोषणा करवा देंगे आप, या राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आप मांग करेंगे? ये भी एक बड़ा प्रश्न जी। बिल्कुल बाबा, एक कहावत है ना बिहार में कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो शीर्ष नेतागण हैं, जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, जो कोरोना संक्रमित हैं, अपने घर में हैं, या फिर नीतीश कुमार की बात करें, वो जो खुद क्वारंटाइन है, 137 दिनों से जो गायब है, जो अपने घर में बैठे हुए हैं बिहार की जनता को छोड़ करके, उन्हें अपनी स्थिति से बिल्कुल बिहार की जो भी जनता है उनके प्रति सोचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे पास जो इतना सुख सुविधा है, उसके बावजूद हम लोग कोरोना से संक्रमित हो जा रहे हैं। तो उन बिहार की जनताओं का क्या, जिनके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी तक ढंग से अभी लॉकडाउन के कारण नसीब नहीं है। तो खबरों का सिलसिला जो है भारत लाइव पर लगातार जारी है। बाबा ने एक और बड़ी बात कही थी, जो एंटीजन टेस्ट है कोरोना का और जो RT-PCR टेस्ट है, उसके बीच क्या डिफरेंस है, कौन सा टेस्ट बेहतर है, सरकार कौन सी टेस्ट ज्यादा करवा रही है, इसके बारे में हमने डिटेल में जाकर के भारत लाइव पर ही एक एपिसोड किया है। आप जरूर जाकर के पीछे देखें। सुमन, हम चाहेंगे कि भारत लाइव के जो भी ये हैं माध्यम है सोशल मीडिया पे, हमारे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, आप कहीं भी जा करके हमारे उन चीज़ों को, हमारी सारी खबरों को आप वहाँ देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो हम एक बार पुनः आग्रह करेंगे कि इस परिवार को बढ़ाइए, क्योंकि परिवार बढ़ाने का मोल है। अब भले ही सरकार ये कहती हो कि 2 ही बच्चे अच्छे, लेकिन हमारा परिवार जितना अधिक बड़ा होगा हमें उतनी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी, क्योंकि हम मिलजुल करके दुख तो जरूर बांट लेंगे। जी। तो खबरों का सिलसिला जो है लगातार भारत लाइव पे जारी है। हम कल भी आपसे मुखातिब होंगे। लगातार हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप बने रहिए, हर जगह बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।